आज हम लोग हिस्ट्री का मेजर 2 का यूनिट 4 का एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, महमूद गजनवी। जैसा कि आप सभी पिछले अध्याय में या पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, ईरानी आक्रमण के बारे में कि ईरानी लोग कैसे यहाँ पर आक्रमण करने आए थे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गजनी आक्रमण करने आए और उसके बाद इन्होंने मुस्लिम आक्रमणों का मार्ग कैसे प्रशस्त किया, कैसे मुस्लिम लोग फिर आने लगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला अगर हम बात करें तो महमूद गजनी आए थे, उसके बाद आए थे मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गजनी, गौरी, उसके बाद फिर आप लोग सभी जानते हैं बाबर, हुमायूं, फिर बाबर आए थे और फिर धीरे धीरे यहाँ पर मुस्लिम सत्ता कायम हो गई। तो ये कैसे शुरुआत हुआ इसके बारे में जानेंगे, यानी आक्रमण का कारण क्या था, इसका परिणाम क्या है, दोनों बातों की चर्चा करेंगे। तो भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय तुर्कों को जाता है। मुस्लिम शासन का स्थापना किसने किया था? तो तुर्कों ने किया था। और भारत में तुर्कों का आक्रमण 2 अलग अलग चरणों में संपन्न हुआ। पहला चरण, यहाँ से आप स्टेंजा बदल दीजिएगा क्योंकि यहाँ देख लीजिए आपका स्टार बना हुआ है। तो पहले चरण में के आक्रमण में 1000 से 1027 ईस्वी के बीच गजनी के शासक महमूद द्वारा किए गए थे और इसके करीब 150 साल बाद के शासक मोहम्मद गौरी ने एक बार भारत में सैनिक अभियान किया। तो एक बार पहला स्टार्ट किया था मोहम्मद गजनी ने, कब किया था? 1000 से 1027 में। और इसके करीब 150 साल के बाद कौन आए? मोहम्मद गौरी। इसने एक बार भारत में फिर सैनिक अभियान किया और बाद में उत्तर भारत में तुर्कों की सत्ता स्थापित हो गई। भारत में महमूद गजनवी के आक्रमण काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि वह क्या था? एक लुटेरा था। महमूद गजनवी जो आया था वह क्या था? एक लुटेरा था। लुटेरा मतलब जो लूटपाट करता हो। यहाँ पर उसका मन ये नहीं था कि वो बड़ा सा साम्राज्य कायम करके यहीं पर रह जाएंगे। उसका मन था कि भाई यहाँ से लूट करके हम कहीं और चले जाएंगे। तो यहाँ से लूटने के बाद वह यहाँ की संपत्ति का उपयोग गजनी में किया और वहाँ पर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि वह एक लुटेरा था। उसने भारत में कोई अस्थायी राज्य बनाने की चेष्टा नहीं की। अप्रत्यक्ष तौर पर उसके आक्रमणों ने उत्तर भारत को, राजनीतिक जीवन को गंभीर तरीके से प्रभावित किया। भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण को लेकर इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है। ऐसा लगता है कि उसका उद्देश्य भारत से धन की प्राप्ति करना था। वह इस अनजान देश में अपना साम्राज्य स्थापित नहीं करना चाहता था। वह चाहता था कि यहाँ से पैसा लूट करके हम अपना एरिया में चले जाएंगे। कहाँ पे? ईरान या मध्य एशिया में। और उसको जीतने के लिए उत्सुक था। इसके लिए उसे अपार धन की आवश्यकता थी कि भैया बहुत ज़्यादा धन चाहिए, तब जा कर के हम अपना साम्राज्य को अच्छा कर पाएंगे। महमूद ने भारत से यही धन इकट्ठा करने का प्रयास किया क्योंकि उत्तर भारत के राज्य अत्यंत समृद्ध और संपन्न थे। उत्तर भारत में कौन कौन आता है? झारखंड आ गया, फिर आपका उत्तर प्रदेश आ गया। तो इधर के जितने भी राज्य थे ये बहुत ज़्यादा समृद्ध और संपन्न थे। बिहार आ गया, बिहार का मगध सबसे विशाल जनपद में एक था। तो ये सब जगह से वो सोचा कि पूरा पैसा लूट करके ले जाते हैं। और भारत से लुटे हुए धन को महमूद ने अपने सैन्य शक्ति को मजबूत किया और ईरान में साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया को पूरा कर लिया। कहाँ पे साम्राज्य निर्माण किया? ईरान में। और वह जगह क्या कहलाने लगा? गजनी साम्राज्य कहलाने लगा। अब कह रहा है इसके अतिरिक्त भारतीय अभियानों के दौरान उसने हाथियों के महत्व का पता चला और उसने यहाँ से हाथी भी प्राप्त किए जिसका प्रयोग उसने मध्य एशिया में किया। पर यहाँ पे हाथी बहुत ज़्यादा मिलता था जबकि मध्य एशिया में हाथी नहीं मिलता था। तो यहाँ से वे हाथी को भी ले गया और उसने अपनी सेना में भारतीय सैनिकों की भर्ती की जो उसके और उसके वंशजों के प्रति स्वामी भक्त बने थे। अब अच्छा सैनिक मिल गया इसको, तब अपना साम्राज्य को फैलाने का दर इसका और बढ़ गया। महमूद ने गजनी के सिंहासन को उत्तराधिकार युद्ध के बाद प्राप्त किया था। उत्तराधिकार युद्ध का मतलब? जो मतलब उसके बाद होता है ना। उसका बेटा, मतलब सॉरी, उसका जितना भी भाई वगैरह होगा, भाई वगैरह के बीच का लड़ाई में के बाद जीत करके प्राप्त किया था। तो कहीं ना कहीं उसको ये अपना साम्राज्य की महत्ता का पता था, उस सिंहासन का पता था। अतः वह खलीफा से सुल्तान के रूप में मान्यता पाना चाहता था कि खलीफा किसको कहते हैं? जो मुस्लिम साम्राज्य का जो मैन हेड होता है उसको खलीफा कहा जाता है। तो उससे सुल्तान के रूप में मान्यता पाना चाहता था। इसके लिए उसने खलीफा के समक्ष पत्र लिखकर हिंदुस्तान पर आक्रमण करने और इस्लाम धर्म को मजबूत करने की प्रतिज्ञा की कि हम इस्लाम धर्म को कैसे मजबूत कर सकते हैं। साथ ही साथ मध्य एशिया में वह अपनी लोकप्रियता चाहता था और इसी कारण उसने अपने भारतीय अभियानों को धार्मिक रंग से रंगने का प्रयास किया। वह चालाक था। उसने तत्कालीन धर्म भांडता का अर्थ हो गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा धर्म हो, का पूरा लाभ उठाया और इसी कारण उसने मंदिरों आदि का विनाश किया। लेकिन कभी भी शांति काल में मंदिरों को नहीं क्षति पहुँचाई। यह बात का वो ध्यान रखता था कि अगर यहाँ पे विभिन्न धर्म के लोग हैं तभी मंदिरों को नष्ट करना है, अन्यथा नष्ट नहीं करना है।
वस्तुतः मंदिरों को लूटा ही गया, क्योंकि उस समय बहुत से भारतीय मंदिर बहुमूल्य हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी से भरे पड़े थे। महमूद भारतीय शासकों की सैन्य कमजोरियों को जानता था। वस्तुतः उसका उद्देश्य क्या था? धन प्राप्त करना था। महमूद ने अपना पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया। महमूद ने पहला आक्रमण कब किया? 1000 ईस्वी में किया। लेकिन इसके बाद 1027 ईस्वी तक उसने लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। तो अब नॉर्मल सा बात है, अगर 17 बार आक्रमण होगा तो भारत क्या होगा? काफ़ी टूट जाएगा। अब देखो, सभी आक्रमणों के प्रमाण तो प्राप्त नहीं होते, फिर भी सभी इतिहासकार यह अवश्य मानते हैं कि महमूद ने 12 आक्रमण अवश्य किए थे। महमूद के आक्रमण 1000 ईस्वी में आरंभ हुए और पहले उसने सीमा के कुछ किलों को जीता। उसने दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में किया। इस बार हिंदू शाही राजा जयपाल ने पेशावर के निकट उसका मुकाबला किया, पर महमूद विजयी हुआ। महमूद का दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण मुल्तान पर हुआ और मार्ग में जयपाल के पुत्र आनंदपाल ने उसका मुकाबला भेरा के निकट हुआ, पर महमूद विजयी हुआ। अब देखो, महमूद का पहला आक्रमण कब हुआ है? पेशावर के निकट। ये सब डेट याद रखना पड़ेगा, कब हुआ था? 1001 ईस्वी में। कहाँ पे? पेशावर में। महत्वपूर्ण आक्रमण कहाँ हुआ है? मुल्तान में हुआ। मार्ग में कौन रोका था? जयपाल का बेटा आनंदपाल उसको रोका था। और मुकाबला कहाँ हुआ? भेरा के निकट हुआ, पर विजयी कौन हुआ? महमूद। 1008 ईस्वी में पुनः मुल्तान पर आक्रमण किया और नौसा शाह और दाऊद को कैद करके मुल्तान को अपने राज्य में उसने मिला लिया। 1009 ईस्वी में आनंदपाल की पराजय के पश्चात महमूद ने अलवर राज्य में स्थित नारायणपुर नामक स्थान को जीता और लूटा। ये देखिए, जितना भी डेट है सबको पॉइंट वाइज कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1014 ईस्वी में उसने थानेश्वर को लूटा। 1018 ईस्वी में महमूद कन्नौज राज्य को लूटा। यानी कि इसका काम वही है कि हम जितना भी ईस्वी में कहाँ कहाँ लूटा है उसको हमको लाइन वाइज या पॉइंट वाइज बना देना है। 1018 ईस्वी में महमूद कन्नौज राज्य पर आक्रमण करने के लिए आया। शाही वंश का शासक त्रिलोचन पाल भाग खड़ा हुआ और मार्ग के सभी छोटे छोटे राज्य आत्मसमर्पण करते चले गए। आगे बढ़कर उसने मथुरा पर आक्रमण किया और इतिहासकार उत्बी, ये उत्बी जो है एक व्यक्ति का नाम है जो इतिहासकार हैं, तो इतिहासकार उत्बी के अनुसार मंदिरों में सोने और चांदी की, हीरे जवाहरात से जुड़ी हजारों मूर्तियां थीं, जिससे अतुल धनराशि मोहम्मद को प्राप्त हुई। वृंदावन की भी यही स्थिति थी, मतलब वृंदावन को भी इसने लूट लिया। कन्नौज को भी महमूद ने लूट लिया। त्रिलोचन पाल से महमूद की 1019 ईस्वी में लड़ाई हुई। त्रिलोचन पाल साहसी था, पर महमूद ने उसे परास्त कर दिया और वह भाग खड़ा हुआ। 1020-21 में विद्याधर से महमूद का युद्ध हुआ। विद्याधर की सेना ने महमूद को घबराहट हुई, पर छिटपुट युद्ध के बाद महमूद भी विजयी हो गया। उसके राज्य को भी महमूद ने बड़ी बेरहमी से लूट लिया। 1021-22 में कालिंजर के शासक नंद को पराजित किया। अब आता है महमूद का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण 1024 ईस्वी में सोमनाथ पर हुआ। काठियावाड़ 1024-25 दोनों लिख दीजिएगा, ठीक है। काठियावाड़ में बना हुआ ये मंदिर भारत का सबसे सम्मानित मंदिर था। कौन? सोमनाथ का मंदिर, हम लोग सभी जानते हैं। लाखों व्यक्तियों की प्रतिदिन की भेंट और 10,000 गाँवों की आय से प्राप्त थी। 1000 पुजारी इसमें रहते थे और 350 लोग हमेशा देवता के सामने नाचते गाते थे। यह मंदिर अद्वितीय था और वहाँ अतुल धन था। हजारों प्रकार के हीरे जवाहरातों से शिवलिंग का छत्र बना था। स्वयं शिवलिंग बीच अधर में बिना किसी सहारे के लटकता था। मतलब ऑब्वियसली वाली बात है, चुंबक वगैरह के सहारे लटकता होगा, लेकिन उसका कोई सहारा नहीं था, ऊपर नीचे सब एक बराबर था। 200 मन की सोने की जंजीर से वहाँ का घंटा बजाया जाता था। पुजारियों का ये दम कि स्वयं भगवान इस मंदिर की रक्षा करते हैं, महमूद इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाई, महमूद तो लूटा पूरा और मंदिर की अतुल संपत्ति महमूद के आक्रमण का कारण बनी। इस युद्ध में 50,000 लोग मारे गए और इसमें भी महमूद विजयी हुआ। जिस समय महमूद सोमनाथ को लूट कर जा रहा था, रास्ते में सिंध के जाटों ने उसे बहुत तंग किया। उनको दंड देने के लिए 1027 ईस्वी में महमूद अंतिम बार भारत आया और जाटों को उसने कठोरता से समाप्त कर दिया, उसकी संपत्ति लूट ली, उसको दास बना लिया और 1030 ईस्वी में महमूद की मृत्यु हो गई। परिणाम क्या क्या रहा? ऑब्वियसली वाली बात है, आक्रमण हुआ होगा तो उसका परिणाम भी कुछ कुछ रहा। तो महमूद के आक्रमणों के भारत के कई क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़े। राजनीतिक क्षेत्र में महमूद के आक्रमण के परिणाम महत्वपूर्ण नहीं माने जा सकते। महमूद ने भारत पर हमला तो जरूर किया, परंतु यहाँ कोई अस्थायी राजा बनाने का प्रयास नहीं किया। राज्यों का बाहुल्य, केंद्रीय सत्ता का अभाव, केंद्रीय सत्ता मतलब कोई एक राजा अगर पूरा भारत का होता तो उसको रोक सकता था, लेकिन यहाँ छोटे छोटे राज्य थे तो उनको तोड़ना बड़ा आसान काम था, तो इसी कारण से ये लूट लिया। शासकों की आपसी प्रतिस्पर्धा आदि समस्याएं पहली जैसी बनी रही। अप्रत्यक्ष परिणाम,
लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से महमूद के आक्रमणों ने उत्तर भारत के राजनीतिक जीवन को प्रभावित किया। तुर्कों की सत्ता उत्तरी भारत में पंजाब के राज्य तक स्थापित हो जाने पर उत्तरी भारत के सीमांत क्षेत्र पहले की भांति सुरक्षित नहीं रहा और किसी भी भावी आक्रमणकारी के लिए उत्तरी भारत की विजय का काम आसान हो गया। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि महमूद ने भारत में तुर्कों की सत्ता स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। अब आता है आर्थिक परिणाम। महमूद के आक्रमण के आर्थिक परिणाम भी महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। महमूद ने भारत से लूटते हुए धन से मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया और उसने अपनी राजधानी गजनी को एक सुंदर और समृद्ध नगर का रूप प्रदान कर दिया, जिससे गजनी साम्राज्य की ख्याति बढ़ गई। दूसरी ओर भारत के लिए यह आक्रमण विनाशकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि यहाँ के मंदिरों आदि में जमा धन को लूट लिया गया। इसके अतिरिक्त अस्थिरता के काल में भारत का आर्थिक विकास भी बाधित हुआ और इस कारण यह आर्थिक क्षति अस्थायी प्रभाव नहीं डाल पाया। यह कुछ टाइम के लिए था, इसलिए बहुत ज़्यादा अस्थायी प्रभाव नहीं हुआ। अब दैनिक परिणाम, जितना भी मेन पॉइंट बोलेंगे वहाँ पर लाइन चेंज करेंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे, ध्यान रखना है। महमूद के आक्रमण को दैनिक परिणाम भी महत्वपूर्ण साबित हुए। महमूद को भारत के युद्ध से हाथियों के महत्व का पता चला, जिससे उसने मध्य एशिया में सफलतापूर्वक प्रयोग किया। लेकिन तुर्कों के सामरिक पद्धति और भारतीय शासक विशेष रूप से लाभ नहीं उठा सका। मतलब वे लोग जिस पद्धति में युद्ध करता था वह पद्धति भारतीय लोग नहीं सीख पाया और पुनः मोहम्मद गौरी से आगे चल करके पराजित हो गया। कौन? भारतीय लोग। सांस्कृतिक प्रभाव क्या हुआ? सांस्कृतिक मतलब धर्म वगैरह के बारे में क्या पता चला? तो कुछ सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़े। हालांकि यह अप्रत्यक्ष था, परंतु अत्यंत दूरगामी था। प्रत्यक्ष तौर पर तो महमूद ने बस भारत में विनाश ही किया, मंदिर को लूटा, मूर्ति को तोड़ा, नगरों को नष्ट किया, बड़े पैमाने पर लूटपाट की, हत्या की। लेकिन इन कार्यों से हिंदू धर्म का विनाश नहीं हुआ और न ही इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। और यहाँ तक कि कहा जा सकता है कि महमूद ने अपने कार्यों से इस्लाम धर्म को भी कोई सेवा नहीं की, बल्कि इस्लाम धर्म का दुरुपयोग ही किया। अप्रत्यक्ष रूप से महमूद के आक्रमणों ने इस्लाम और हिंदू संस्कृति के अप्रत्यक्ष रूप से महमूद के आक्रमणों ने इस्लाम और हिंदू संस्कृति के बीच संपर्क में योगदान दिया कि भैया हिंदू और मुस्लिम किस प्रकार मिल सके, इस पर बल दिया। महमूद द्वारा एक मध्य एशियाई विद्वान अल बरूनी को प्रश्रय दिया गया। अल बरूनी ने कौन सा किताब लिखा है? किताबुल हिंद या फिर तहकीकाते हिंद के नाम से जाना जाता है। उसने भारतीय संस्कृति का अध्ययन करके इसकी रचना की। इस रचना ने बौद्धिक स्तर पर इस्लामी और हिंदू संस्कृति के बीच संपर्क को बनाया और इसी के साथ महमूद के आक्रमण ने पंजाब तक मध्य एशिया से आने वाले यात्रियों का मार्ग सुगम बना दिया और उससे सूफी संत लोग आए और उन्होंने भी जनसंधारण के स्तर पर इस्लाम का प्रचार प्रसार किया। इस संस्कृति के संपर्क ने आगे चलकर एक नई समन्वित सांस्कृतिक परंपरा का विकास संभव बनाया। ये आपका ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। टोटल मिलाकर के 8 पेज है, बाकी आपको लिखना है और याद करना है। थैंक यू सो मच। मैं आशीष सर आपके साथ।